हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमसीक्यू सेंटर पर। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताएंगे कि अपराध क्या है। दोस्तों, सभी के मन में यह प्रश्न उठता है कि समाज में भी लोग देखते रहते हैं, अक्सर लोग बात करते रहते हैं कि फला ने अपराध किया, फला व्यक्ति ने फला को मारा, उसने अपराध किया, उसने ये किया वो किया। लेकिन अपराध की एक जो एग्जैक्ट जो डिफिनीशन होती है, आखिर हम किस कार्य को कहेंगे कि यह अपराध है और किस कार्य को हम कहेंगे अपराध नहीं है, ये जानना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि क्या सिर्फ कार्य को करना ही अपराध है या कार्य को ना करना भी अपराध है। तो आखिर यह कैसे तय होता है कि कोई कार्य या लोभ जो है अपराध है या अपराध नहीं है। आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, जितने भी हमारे लॉ के स्टूडेंट हैं वो चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हो किसी भी स्टेट की, या जो हायर एजुकेशन यानी कि जो एचजीएस का एग्ज़ाम उसके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। एपीओ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मेजर लॉ है। ये हर स्टेट में है और लगभग हर परीक्षाओं में ये सिलेबस में रखा गया है। तो अपराध को दोस्तों दो जगह पर दोनों उसमें विषयों में रखा गया है, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता में भी अपराध को डिफाइन किया गया है और भारतीय दंड संहिता में भी अपराध को डिफाइन किया गया है। लेकिन इसको डिफाइन करने से पहले, कोडिफाई होने से पहले विधिशास्त्रियों की क्या राय रही है अपराध के बारे में, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि उनके राय में आखिर वो किस कार्य को अपराध मानते थे, यानी कि अपराध वो किसे कहते थे। तो इसके लिए हम कुछ विधिशास्त्रियों की स्टेटमेंट के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले ये बताएंगे आपको, एक महोदय बेंथम, ठीक, एक विधिशास्त्री हैं बेंथम, आपने नाम सुना होगा बेंथम। ये अक्सर जूरिस्प्रूडेंस में मिलेंगे, आप जब भी जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे उसमें आपको ये मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने अपराध की जो परिभाषा दी, इनका कहना है कि अपराध वह है जिन्हें विधानांग ने अच्छे या बुरे कारणों से निषिद्ध कर दिया है। ठीक है, अपराध वह है जिन्हें विधानांग ने, जिसे विधानांग ने अच्छे, विधानांग यानी विधि ने, ये विधायिका ने कह सकते हैं, अच्छे या बुरे कारणों से निषिद्ध किया है। यानी कि वही ऐसा कोई भी कार्य जिसको विधायिका ने, ठीक है, अच्छे या बुरे कारणों से निषिद्ध कर दिया है, उसी को ये अपराध मानते हैं। आगे आते हैं, फिर दूसरा डिफिनीशन दोस्तों दिया है ब्लैक स्टोन ने। ब्लैक स्टोन ये भी एक विधिशास्त्री ही हैं। इनकी राय में अपराध की क्या परिभाषा होनी चाहिए, तो इन्होंने अपनी जो एक पुस्तक है कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड, पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों, कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड, ऑफ, ये जो है इनका, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं क्योंकि इंग्लिश का सीधे हिंदी में लिख दिया गया है, इंग्लैंड, ठीक, ये इनकी पुस्तक का नाम है। इसमें इन्होंने अपराध को परिभाषित करते हुए ये कहा कि अपराध जो है, इन्होंने कहा कि निषिद्ध या समादेशित करने वाले सार्वजनिक विधि के अतिक्रमण के रूप में किया गया कार्य या लोप जो है अपराध कहलाता है। ठीक, क्या कहा इन्होंने, निषिद्ध या समादेशित, निषिद्ध या समादेशित करने वाली, निषिद्ध या समादेशित करने वाली सार्वजनिक विधि, ठीक है, कौन सी विधि, सार्वजनिक विधि, प्राइवेट नहीं, सार्वजनिक विधि के अतिक्रमण, सार्वजनिक विधि के अतिक्रमण, सार्वजनिक विधि के अतिक्रमण के रूप में, सार्वजनिक विधि के अतिक्रमण के रूप में किया गया कार्य या लोप अपराध कहलाता है। ठीक, तो इन्होंने ये परिभाषा दी, ब्लैक स्टोन महोदय ने ये परिभाषा अपराध की दी। इसको आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। आगे फिर दोस्तों, इन्होंने एक हैं स्टीफन महोदय, ठीक, स्टीफन महोदय ने अपराध की क्या परिभाषा दी, तो स्टीफन महोदय ने कहा, ये भी एक विधिशास्त्री ही हैं, तो इन्होंने कहा कि अपराध जो है विधि द्वारा निषिद्ध, अपराध जो है
विधि द्वारा, ठीक, विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मूल्यों, कैसे मूल्यों, नैतिक मूल्यों के लिए जो है, समाज के नैतिक मूल्यों के लिए अरुचिकर एक कार्य है, ठीक, अरुचिकर के लिए जो है, अरुचिकर एक कार्य है। तो यानी कि इन्होंने कहा कि अपराध जो है विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मूल्यों के लिए अरुचिकर एक कार्य है। वहीं ऑस्टिन महोदय क्या कहते हैं? ऑस्टिन महोदय ने अपराध के बारे में क्या कहा? ऑस्टिन महोदय ने कहा कि एक अपकार जिसमें पैरवी क्षतिग्रस्त पक्ष या उसके प्रतिनिधियों के स्वविवेक पर की जाती है। क्या कहा? एक अपकार जिसमें पैरवी जो होती है क्षतिग्रस्त पक्ष या उसके प्रतिनिधियों के स्वविवेक पर की जाती है, व्यवहारिक अपकृत्य है। एक अपकार, लेकिन एक अपकार जिसकी पैरवी शासन या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा की जाती है वह अपराध है। यानी कि इन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि चोटिल होता है, ठीक, कोई व्यक्ति चोटिल होता है यानी कि पीड़ित जो पक्षकार है, जब वह अपने विवेक के अनुसार या उसके प्रतिनिधियों के विवेक के अधीन अगर कोई कार्य किया जाता है पैरवी के रूप में, तो उसको कहते हैं कि वो जो है वो इनका व्यवहारिक अपकृत्य उसको मानते हैं। लेकिन वहीं जब ये पैरवी जो है शासन या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा की जाती है तब उसको ये अपराध मानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो घटनाएं होती हैं तो उसमें स्टेट ही एक पार्टी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह ये माना जाता है कोई अपराध राज्य के विरुद्ध किया गया, भले किसी व्यक्ति के ऊपर हमला किया गया, चोट किया गया, मर्डर किया गया हो, तो उसमें आपने सुना होगा कि उधर से पैरवी जो होती है वो राज्य सरकार करती है, ठीक। तो फिर आगे एक है, इसी तरीके से बहुत से विधिशास्त्रियों ने परिभाषा दी है, ठीक। तो इसमें आपको हम बता दें कि एक हैं आपके केनी महोदय, ठीक, केनी, आपने नाम सुना होगा। ये क्या कहते हैं? अपराध ऐसे दोष हैं जिनमें अनुशासन दंडात्मक होती है, जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है, तथा यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा। वह किसके द्वारा क्षम्य है? वह केवल मानते हैं कि वह सम्राट के द्वारा ही क्षम्य है, और जिसमें क्या है कि अपराध ऐसे दोष हैं जिनमें अनुशासित दंडात्मक होती है, जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है, तथा यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट के द्वारा ही क्षम्य है, ठीक। इस तरीके से दोस्तों बहुत से विधिशास्त्रियों ने अपराध को परिभाषित किया। इसी लिस्ट में आपके आ जाते हैं कीटन महोदय आते हैं, इन्होंने अपराध की परिभाषा दी। मिलर महोदय हैं, इन्होंने भी अपराध को परिभाषित किया है। तो और इसी तरीके से पैटर्न महोदय हैं, ठीक। तो कई लोगों ने अपराध की परिभाषा दी, लेकिन एक कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाया कि आखिर किसको अपराध माना जाए, ठीक। तो फिर आखिर जब जितनी जो विधियां हैं जब वो कोडिफाई हुई, जैसे कि भारतीय दंड संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता, उसके अनुसार जो है आखिर क्या अपराध की परिभाषा रखी गई। क्योंकि ये कि भाई अपना अपना मत सभी ने रखा कि उनके अनुसार जो लगा कि इसको अपराध, इस कार्य को अपराध माना जाना चाहिए, उसको उन्होंने बताया कि ये अपराध है। लेकिन फिर भी भाई कानून अगर बनाना है, अगर किसी को सज़ा देना है, जब तक परिभाषा क्लियर नहीं होगी तब तक उसको दंडित नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर कन्फ्यूजिंग डिफिनीशन है, अगर भ्रामक परिभाषा है, तो उसमें कहीं ना कहीं अपराधी को उसका लाभ अवश्य मिलेगा और वह छूट सकता है। तो इसीलिए जब कोई भी, जितने भी अधिनियम हैं जब वो कोडिफाइड हुए, जब उनको एक समेकित किया गया, तो उसमें एक अपराध की प्रॉपर डिफिनीशन देना कहीं ना कहीं ज़रूरी हो गया, ठीक है। तो इसमें जो है हम आपको बताएंगे कि आखिर CRPC में क्या अपराध की परिभाषा दी गई, अपराध क्या है। ये CRPC में सेक्शन 2N में ये बताया गया है, ठीक। तो इसमें क्या बताया गया कि अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्ति, यानी कि उस समय जो प्रवृत्ति किसी विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है, और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में पशु अतिचार, किसमें पशु अतिचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। यानी कि कोई भी ऐसा कार्य या लोप, दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा, कार्य या लोप
भाई अपराध से कोई भी ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्त, यानी कि उस समय जो प्रवृत्त किसी विधि द्वारा, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है, और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। तो ये परिभाषा CRPC में दी गई है, उसकी धारा 2N में दिया गया है। अब आगे देखते हैं कि आखिर भारतीय दंड संहिता में इसकी क्या परिभाषा दी गई है। तो भारतीय दंड संहिता में अपराध के बारे में इसमें कहा गया कि अपराध शब्द इस संहिता द्वारा दंडनीय की गई किसी बात का द्योतक है, यानी कि भारतीय दंड संहिता में ऐसी सब बातें जिसको कि दंडित करने की बात की गई वह सभी अपराध हैं। ठीक, ये दिया गया आपका IPC के सेक्शन 40 में ये दिया गया, आप देख सकते हैं। उसमें और भी कुछ चीज़ें दी हुई हैं विस्तार में, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। मेरा उद्देश्य बस ये है आपको, ठीक है, आपको रिकॉल कराना कि कौन सी चीज़ें कहाँ हैं। ठीक, अब इसका है फिर कौन से कार्य दंडनीय हैं, इसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं। ठीक भाई, कौन से कार्य दंडनीय है इसके बारे में लगभग लोग जानते हैं कि ये कार्य लगभग एक समाज में प्रचलन के रूप में आ चुका है। अगर बहुत माइनर अगर कोई ऐसे कार्य हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं बस, लेकिन बड़े बड़े कार्यों के बारे में जैसे कि रेप हो गया, हत्या हो गया, चोरी हो गया, डकैती हो गया, ठीक, चीटिंग हो गया, ठीक, तो उद्यापन हो गया, ये सब के बारे में लोग जानते हैं। ठीक, कि ये दंडनीय है। लेकिन ना करने वाले कार्य, भाई लेकिन क्या है कि ना करने वाले कार्य कौन से हैं, कौन से कार्य ऐसे हैं कि जो ना करने पर भी दंडनीय हैं। ना करने वाले कार्य कौन से दंडनीय हैं, इसके बारे में लोगों को नहीं पता रहता है। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भाई कोई काम करने पर अपराध बनेगा ये तो लोग जानते हैं, लेकिन काम ना करने पर भी अपराध होता है ये ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। तो इसके बारे में कम से कम लोग जानते हैं। इसके कुछ उदाहरण आपके सामने निम्नवत हैं। तो इसके कुछ उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे कार्य हैं जो ना करने पर भी अपराध माने जाते हैं और वह दंडनीय होते हैं। तो इसमें दोस्तों जैसे CRPC की धारा 37 से लेकर के 40 में, ठीक, कितना, CRPC की धारा 37 से 40 तक में व्यक्तियों के कुछ कर्तव्य बताए गए हैं, आम आदमी के कुछ कर्तव्य बताए गए हैं कि उनको यह करना चाहिए। यदि वे नहीं किए जाते हैं तो दंड संहिता यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 187 के अधीन, कितने के अधीन, 187 के अधीन वे दंडनीय होंगे। इसलिए उन धाराओं में वर्णित कार्यों को ना करना भी अपराध है। यानी कि भाई उसमें कुछ ड्यूटी बताई गई है आम आदमियों के लिए कि अगर उनसे यह अपेक्षा की जाती है तो उसको उन्हें करना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो IPC की धारा 187 के अधीन उन्हें दंडित किया जा सकता है और वह उनका जो ऐसा ना करने का जो कार्य होगा वह अपराध माना जाएगा। तो आखिर धारा 37 से 40 तक में क्या उपबंध है ये जानना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो CRPC की जो अध्याय 4 है उसके खंड खा में जो हेडिंग है वह मजिस्ट्रेटों और पुलिस को सहायता, यानी कि हेडिंग से क्लियर है कि मजिस्ट्रेटों और पुलिस को सहायता, तो इनको कौन सहायता देगा। तो इसमें यही बताया गया 37 से 40 तक में जो सेक्शन दिए गए हैं। तो मैं इस सेक्शन को यहाँ पर विस्तार से नहीं लिखूँगा क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर बस आपको हिंट दूँगा, तो वहाँ से आप जाकर के बेयर एक्ट से आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। बस मेरा बताने का उद्देश्य इतना है कि इन धाराओं के अंतर्गत ऐसी ड्यूटी बताई गई है व्यक्तियों की कि जिसको ना करने पर भी वो अपराध माना जाता है। क्योंकि ज़्यादातर अपराध की परिभाषा कोई कार्य करते हैं उसके रूप में तो क्लियर रहती है, लेकिन ना करने वाले कार्य के रूप में क्लियर नहीं रहता है, स्पष्ट नहीं रहता है। तो इसमें जो है 37 जो है जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी, ठीक, जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी इसके बारे में बताया गया है। किसमें बताया गया है, सेक्शन 37 में, ठीक। अब 37 में ये चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि क्या है कि जनता कब मजिस्ट्रेट पुलिस की सहायता करेगी। अगर हम इसको आपको थोड़ा सा पढ़ के बताएं तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए आबद्ध है जो निम्नलिखित कार्यों में उसकी सहायता उचित रूप से मांगता है। यह बेयर एक्ट में ये चीज़ें ऐसे लिखी हुई हैं। यानी किन किन चीज़ों में, किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है,
पकड़ना या उसका निकल भागने से रोकना अथवा परिशांति भंग का निवारण या दमन अथवा किसी रेल, नहर, तार या लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाने के प्रयत्न का निवारण। अगर इस उद्देश्य से वह किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अथराइज है तो उसकी सहायता कोई भी व्यक्ति हो जिनसे वह अपेक्षा करे उसको करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति ऐसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए आबद्ध है। ठीक है, अगर वो नहीं करता है तो उसको आईपीसी की धारा 187 में दंडित किया जा सकता है। वो अपराध, उसका यह कार्य जो है ना करना यानी लोप जो है उसका ये अपराध की श्रेणी में आता है। आगे है आपका धारा 38। तो धारा 38 में बताया गया कि पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। यहाँ बताया गया कि मजिस्ट्रेट और पुलिस, यहाँ पर बताया गया कि मजिस्ट्रेट और पुलिस दोनों की सहायता करेगा। जो व्यक्ति है तो दोनों की सहायता करेगा, लेकिन यहाँ इसमें क्या कर रहा है, पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। तो कोई ऐसा सामान्य व्यक्ति भी हो सकता है जो अगर वारंट का निष्पादन करने के लिए अथराइज है तो अगर वह सहायता मांग रहा है तो उसकी भी सहायता करने के लिए व्यक्ति जो है वो आबद्ध होते हैं और ना करने पर उनका कार्य जो है अपराध माना जाता है। आगे है 39 में कुछ अपराधों की इत्तला का जनता द्वारा दिया जाना। तो कुछ ऐसे अपराध हैं कि जिनकी सूचना जो है वो देने के लिए जो है पब्लिक जो है वो आबद्ध है, यानी कि वो उसके लिए बाउंड है। ठीक, अगर वह ऐसा नहीं करती है तो उसके इस ना करने के कार्य को अपराध माना जाएगा और उसको दंडित किया जा सकता है। आगे है सेक्शन 40। इसमें कहा ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों के कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य। ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों के कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य। ठीक, कतिपय संबंध में नियोजित अधिकारियों के कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य। तो इसमें किसी ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी और ग्राम में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति निकटतम मजिस्ट्रेट को या निकटतम पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को जो भी निकटतर हो कोई भी जानकारी जो उसके पास निम्नलिखित के बारे में हो तत्काल संसूचित करेगा। तो कुछ यहाँ पर सेक्शन 40 में कुछ लिस्ट दी गई है, इसी तरीके से 39 में भी कुछ लिस्ट दी गई है जिसके बारे में उनको इत्तला देना जरूरी है मजिस्ट्रेट को या पुलिस अधिकारी को। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो हमने आपको बताया कि वो आईपीसी की धारा 187 के अंतर्गत दंडित किए जा सकते हैं और उनका ऐसा ना करने का जो कार्य है वो अपराध माना जाएगा। इसी तरीके से इसी प्रकार भारतीय दंड संहिता की धारा 174, 174 का, 175, 176, 178, 179, 180 में भी उपबंध किया गया है। ठीक है, जिस तरीके से सीआरपीसी में उपबंध किया गया था 37 से लेकर के 40 तक में, उसी तरीके से आईपीसी में भी 174, 174 का, 175, 76, 77, 179, ठीक है, 176, 178, 179, 180 में भी बंद किया गया है। यानी कि इसके अंतर्गत भी कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं कि अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए कि अगर कहीं कर्तव्य है बताने का तो अगर उस कार्य का लोप किया जाता है तो उसको भी यहाँ पर अपराध की कैटेगरी में रखा गया है। अब आप इसकी भी हेडिंग देख सकते हैं क्योंकि विस्तार में जाने पर लंबा हो जाएगा, उसको आप बेरक से देख सकते हैं। तो इसमें 174 क्या कहता है, लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना। जैसे मान लीजिए कि कोई किसी व्यक्ति को अगर कोई लोक सेवक है जो उपस्थित होने के लिए उसको कहा है, मान लीजिए कि चाहे मान लीजिए कि कोर्ट में या कहीं भी जहाँ भी उसको उपस्थित करने का जहाँ पावर दिया गया है, अगर वह उपस्थित नहीं होता है, ठीक, यानी कि जो कोई किसी लोक सेवक द्वारा निकाले गए उस समन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा के पालन में जिसे ऐसे लोक सेवक के नाते निकालने के लिए वैध रूप से सक्षम हो और किसी निश्चित स्थान और समय पर स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए उस स्थान या समय पर हाजिर होने का साहस्य लोप करता है। माने विथ इंटेंशन जो है, अगर वह इसको लोप करेगा या उस स्थान से जहां हाजिर होने के लिए आबद्ध है उस समय से पूर्व चला जाएगा, जिस समय चला जाना उसके लिए विधिपूर्ण होता, ठीक, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से वह दंडित किया जाएगा। तो इसी तरीके से उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें आईपीसी में क्या है, इसमें दंड का भी प्रावधान बता दिया गया है कि उसके ऐसा ना करने पर उसको कितनी सज़ा दी जा सकती है। आगे दोस्तों इसका जो सेक्शन है आपका 174 का, इसमें जो है सीआरपीसी की धारा 82 के अधीन किसी उद्घोषणा के उत्तर में गैर हाजिर रहना। तो इसमें अगर कोई उद्घोषणा अगर की गई है न्यायालय द्वारा,
ठीक है। और उसमें ये बताया गया है कि किसी व्यक्ति को कहीं निश्चित स्थान या समय पर हाजिर होना है और वह ऐसा करने में अगर विफल रहता है तो भी उसको दंडित किया जा सकता है। और इसमें आईपीसी में बताया गया है कि कितनी सज़ा उसको दी जा सकती है उसके ऐसे ना करने के कार्य पर। आगे आप देखेंगे 175। तो 175 में हेडिंग है कि दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने का लोभ। अगर वह कोई व्यक्ति ऐसा जो आबद्ध है ऐसा दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए और वह ऐसा करने से लोभ करता है, यानी कि वह ओमिशन करता है, ठीक, तो वह मतलब ऐसा ना करने के लिए दंडित किया जाएगा। यह भी इसके लिए कितना दंड है ये 175 में दिया गया है, आप इसको विस्तार से देख सकते हैं। अगला है 176, सूचना इत्तला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना इत्तला देने से लोभ करना, तो ऐसा करने पर भी वह दंडित किया जाएगा, ठीक। इसी तरीके से 178, शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार करना जबकि लोक सेवक द्वारा वह ऐसा करने के लिए सामयिक रूप से अपेक्षित किया जाए। मान लीजिए उसको शपथ या प्रतिज्ञान करने से वह इनकार कर देता है जबकि वह ऐसा करने के लिए उससे कहा गया हो, तो अगर नहीं करता है तब भी वह दंडित किया जाएगा, यह 78 में बताया गया है, ठीक। और इसी तरीके से 179, प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इनकार करना, ठीक। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो कोई किसी लोक सेवक से किसी विषय पर सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए ऐसे लोक सेवक की वैध शक्तियों का प्रयोग में उस लोक सेवक द्वारा उस विषय के बारे में उससे पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करेगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये बेयर एक्ट की लाइनें थीं। आगे दोस्तों आपका 180 में भी दिया गया है। 180 में कहा गया कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना। अगर कोई है जो कोई कथन किया है उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है तब भी उसे दंडित किया जाएगा और उसका ऐसा ना करने का कार्य अपराध माना जाएगा। तो यहाँ बस बताने का उद्देश्य यही है कि भाई एक्ट के बारे में तो सब कोई जानता, ओमिशन भी ऐसे ऐसे कहाँ ओमिशन दिया गया है जो कि अपराध माना जाता है, चाहे आईपीसी हो, सीआरपीसी हो और कहीं भी। तो कुछ यहाँ पर सब तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ के बारे में यहाँ पर मैं ज़रूर आपको बता रहा हूँ, इसको आप चाहे नोट कर सकते हैं। आगे है दंड प्रक्रिया संहिता में कुछ आदेश पारित करने की शक्ति मजिस्ट्रेटों को दी गई है। अब तक वहाँ आपने देखा कि वहाँ पर सीधे सीधे प्रावधान था, जहाँ पर किसी न किसी के ऊपर ऑब्लिगेशन था, बाध्यता थी और वह उसको करने से इनकार करता तो उसे दंडित किया जाता है और उसका ना ऐसा करने का काम अपराध माना गया। लेकिन कुछ ऐसे और भी मजिस्ट्रेटों के आदेश देने की उनको कुछ ऐसी शक्ति दी गई है कि जिसका पालन ना करने पर भी जो पालन नहीं करेगा उसके उस ऐसे पालन ना करने के मतलब ओमिशन को अपराध माना जाता है। तो इसमें संहिता में ये भी साफ साफ बताया गया है कि यदि उन आदेशों का पालन नहीं किया जाता है तो आदेश का पालन ना करने वाले व्यक्ति दंडनीय होंगे। जैसे धारा 108 से 117 तथा 125, 133 ये सब सीआरपीसी की धाराएं हैं। 125, 133, 145 और 147 में दिए गए आदेशों के अनुपालन के लिए दंड भले ही नहीं है किंतु उनका उल्लंघन अपराध है। यानी कि भले ही वहाँ पर दंड का प्रावधान नहीं किया गया है लेकिन ऐसे आदेशों का उल्लंघन करना अपराध माना गया है। तो इसकी जो है कि सीआरपीसी की वह धाराएं जिनके अंतर्गत दिए गए अपराधों का उल्लंघन अपराध माना जाता है। तो इसमें दोस्तों कुछ हमने बस हेडिंग इसका मैं यहाँ पर आपको जिक्र करूँगा। हेडिंग बस सेक्शन की जो हेडिंग है 8 में क्या है, 108 में राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति, नव संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। 110 है अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। 111 में आदेश का दिया जाना। 112 न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया। 113 ऐसे व्यक्ति के बारे में समन या वारंट जो उपस्थित नहीं है। 114 समन या वारंट के साथ आदेश की प्रति होगी। 115 व्यक्ति हाजिरी से अभिमुक्ति देने की शक्ति। 116 इत्तला की सच्चाई के बारे में जांच। 17 प्रतिभूत देने का आदेश। 18 पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। 133 न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश। 145 जहाँ भूमि या जल से संबद्ध विवादों से परेशान भंग होना संभव है वहाँ प्रक्रिया। 147 भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबद्ध विवाद। तो इतने सेक्शन में अगर कोई मजिस्ट्रेट कोई आदेश देता है और उस आदेश का अगर कोई उल्लंघन करता है, पालन नहीं करता है, तो उसका ऐसा उल्लंघन जो है वो अपराध माना जाता है।
ठीक, उसके बाद फिर कौन सा कार्य दंडनीय है, यह साधारणतः संबंधित अधिनियम में स्पष्ट तौर से लिखा रहता है, किंतु कभी कभी क्या होता है दंडनीय शब्द नहीं लिखा रहता। ऐसी दशा में आदेश के स्वरूप को देखकर निश्चय किया जा सकता है कि वह दंड के रूप में दिया गया है या नहीं। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि अक्सर क्या होता है कि कोई कार्य दंडनीय है या नहीं है यह स्पष्ट तौर से लिखा रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे आदेश होते हैं जिसमें वह दंड शब्द जो होता है वह इस्तेमाल नहीं किया रहता है, लेकिन उसके स्वरूप को देखकर यह निश्चय किया जाता है कि वह दंडात्मक टाइप का आदेश है। जैसे साधारणतः जहाँ जुर्माना करने का उपबंध है वहाँ उसे दंडनीय माना जाता है, ठीक, लेकिन कभी कभी जुर्माना करना भी अपराध के कारण दंडनीय नहीं माना जाता है। अब इसका उदाहरण क्या है, जैसे पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 12 के अनुसार पशुओं द्वारा क्षति पहुंचाने पर जब उन पशुओं को काजी हाउस भेजा जाता है तो वहां के अधिकारी नियमानुसार कुछ रकम हर पशु के लिए प्रतिदिन के हिसाब से बतौर जुर्माना तय करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यह रकम पशु के मालिक को देनी पड़ती है, किंतु स्पष्ट है कि यहाँ पशु के मालिक जो हैं, पशु के मालिक का अपना कोई अपराध नहीं है, इसलिए यहाँ अपराध के दंड के रूप में जुर्माना नहीं किया जाता है। ये एक प्रकार से ट्रेडिशन है, इसको भले ही वहाँ जुर्माना किया गया, लेकिन यहाँ जो है जुर्माना जो अपराध के दंड के रूप में नहीं किया जाता है, इसलिए इसको भले जुर्माना किया गया लेकिन इसको दंडिक नहीं माना जाता। इसी प्रकार किसी क्षति के लिए क्षतिपूर्ति दिलाना भी जुर्माना करने से भिन्न है, इसलिए यह अपराध का दंड नहीं माना जाता है, परंतु इसका भी एक अपवाद है। पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अनुसार पशु का मालिक जो है न्यायालय में परिवाद करके उस व्यक्ति से क्षतिपूर्ति की मांग करता है जिसके द्वारा उसके पशु गलती से कांजी हाउस भेजे गए थे। यहाँ उस व्यक्ति का गलत तौर पर पशु को कांजी हाउस में भेजना या ले जाना अपराध घोषित किया गया है, यद्यपि उस कार्य में केवल क्षतिपूर्ति दिलाई जाती है, जुर्माना नहीं होता है और ना ही उसे दंडनीय लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए यह अपवाद है, जबकि यहाँ पर उसको जुर्माना दिलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे कार्य के लिए सिर्फ जुर्माना दिलाया जाता है, लेकिन ऐसा भेजना जो है यहाँ पर उस व्यक्ति गलत तौर पर पशु को कांजी हाउस भेजना या ले जाना अपराध घोषित किया गया है, जबकि ऐसे मामलों में सिर्फ जुर्माना ही दिलाया जाता है। तो ये आपको यहाँ पर समझना होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपराध कितने प्रकार के होते हैं, और जैसा कि हमने चर्चा किया कि विधि क्या है, यानी कि अपराध जो उसमें कहा गया कि विधियों के जो ऐसी कोई विधि हो जिसका उल्लंघन करने पर ही कोई कार्य या लोप अपराध माना जाता है। तो हम ये भी आपको बताएंगे कि विधि क्या है, ठीक है। इसके बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। एक वीडियो में कि विधि क्या है उसके बारे में बताएंगे विस्तार से, और एक वीडियो में बताएंगे अपराध के प्रकार क्या क्या हैं, ठीक। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।